Hope you all will be fine. चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है जिसको आज हमने देखना है. दैट इज अबाउट नेगोशिएशन. नेगोशिएशन समहाउ हम इस्तेमाल करते हैं इस वर्ड को अपनी डेली रूटीन की लैंग्वेज में. इसके बिल्कुल एक सिनोनिम के साथ या इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं. बार्गेनिंग का जो वर्ड है वो हम बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट इज नेगोशिएशन इन जनरल स्पीकिंग? जो bargaining है, बार्गेनिंग है, हम कहते हैं जी करना somehow good part है जो किसी राइट नाउ अग्रीमेंट पे नहीं है, म्यूचुअल अग्रीमेंट पे आना चाहते हैं. दे नेगोशिएट बार्गेन वो एबल जो may be functioning. You often get not what you deserve. जो कहावत है. So what negotiation is a process for group share their concerns and interest to reach an agreement to mutual benefit. It occurs when all parties have both shared interest, meaning they are committed to a resolution, mutually agreeable point पे पहुंचना चाहते हैं, and opposed interest, meaning they don't agree. अभी इस टाइम वो अग्रीमेंट पे नहीं है और reaching share. Sometimes we use the term bargaining and negotiating interchangeably, although bargaining is an informal term. Bargaining is an informal term. Requires regulation that नहीं formal official process जिसके अंदर हम rules and regulations what is acceptable and what is not acceptable clearly defined होता है. Negotiating with a more formal process, the parties they can find a solution to a conflicted. The party wants and the conflict is resolved. Complex negotiation is a fact of life for anyone in business. Managers ensure work gets done on time and within a budget. Another factor driving the need for negotiation skills in business is the increased use of teams. आप दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तो फिर भी आपको नेगोशिएशन जो है वो करनी पड़ती है, क्योंकि हर टाइम पे आप तीन चारों लोगों के साथ जो है वो अग्रीमेंट में नहीं होते. आपके व्यू पॉइंट्स और आपकी जो स्टैंडिंग पॉइंट है ऑन डिफरेंट इश्यूज तो व्हेन वर्किंग ऑन टीम आपको म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट पे आना होता है टू मूव फॉरवर्ड. तो उसके लिए फिर आपकी नेगोशिएशन में जो स्किल्स हैं वो बहुत बेहतर होने की जरूरत है. ग्लोबल डाइवर्सिटी अगेन, जब आप डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे हो तो फिर भी आपकी नेगोशिएशन की जो स्किल्स हैं एज अ फैक्टर इन नेगोशिएटिंग. बेनिफिट्स फॉर हॉर्निंग द नेगोशिएशन स्किल्स, अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, हॉर्निंग इज बेसिकली शार्पनिंग somehow the negotiating skills. तो फायदा क्या होता है? नंबर वन, आपकी पैकेज की प्रॉफिट मार्केटेबिलिटी जो है वो आपकी बढ़ जाती है. नंबर वन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेसिफिकली परसुएशन और नेगोशिएशन है तो आपकी जो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो आपकी मार्केटेबिलिटी है, जो आपकी बड़ी एक बेसिक सी मार्केट की तरह है जिसको कहते हैं कि आपकी जो वर्थ है, नेट वर्थ है, उसके अंदर वो मिल जाती है. Save time, money, and sleep while needs are met. Improve relationship. Reduce the number and severity of conflicts. अगर आपकी conflicts, लड़ाई झगड़े, disagreements हैं, अगर उनको आप negotiate करके बेहतर तरीके से manage कर लेते हैं तो वो conflicts वहीं पे खत्म हो जाते हैं. Then ultimately reduces stress. दो तरह की बार्गेनिंग है यहाँ पे. हम इसको जैसे हमने कहा कि इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको यहाँ पे इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं. और दो तरह की बार्गेनिंग के हमारे पास इंटीग्रेटिव और बार्गेनिंग है. इंटीग्रेटिव इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ बार्गेन जिसमें हम विन विन की तरफ जाते हैं. हमारा जो माइंडसेट है व्हाइल एंटरिंग द बार्गेनिंग प्रोसेस, हमारा माइंडसेट ये होता है कि अच्छा मेरी भी जीत हो, या जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे भी मिल जाए, और साथ ही साथ जो दूसरा इंडिविजुअल है उसकी भी नीड्स मेट हो, उसकी भी जो राइट्स हैं वो उसकी बातें सुनी जाएं और मानी जाएं इफ पॉसिबल. डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम इस माइंडसेट के साथ एंटर होते हैं कि जो मेरी ख्वाहिश है, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, दूसरे बंदा
देखी जाएगी वो भाड़ में जाए, या मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे मिलना जरूरी है। दैट इज अ विन लूज कॉन्सेप्ट। Once we decided to negotiate, our approach to negotiation was one of the two categories: integrative, that is win-win; if that is win-lose, and sometimes it turn into lose-lose. Negotiators use an integrative bargaining strategy when they believe that a win-win situation exists and can be reached. Integrative bargaining only works when both parties are committed to preserve the relationship. That is very important. जब हम किसी इंडिविजुअल के साथ रिश्ता बचाना चाह रहे होते हैं, वो रिश्ता पर्सनल हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, फिर हम चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई किस तरह से करना है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो राजी रहें, ठीक हैं दोनों के साथ, मतलब हम भी बिल्कुल जो है वो मल्टीप्लाई बाय जीरो ना हो, नलिफाई ना हो हमारी नीड्स एंड वांट्स, लेकिन दूसरी पार्टी के साथ भी जो है ना वो ऐसे ना हो। तो अगर आप रिलेशनशिप प्रिजर्व करना चाहते हैं तो फिर आप इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग की तरफ ही जाते हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड टाइम, एज वेल एज सेट ऑफ अल्टीमेट गोल्स ऑन व्हिच बोथ पार्टीज कैन एग्री। A distributive bargaining strategy is based on an attempt to divide up a fixed pie on amount of resources, resulting in a win-lose situation. के मुझे ये करना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ बाकी देखेंगे। Negotiators taking a distributive approach typically can take an adversarial or combative posture to dividing a fixed pie of resources. One improve its lot at the expense of the other. आप अपना भला करते हैं, दूसरा का नुकसान करेंगे। Generally, one or two fixed solutions are presented and decisions or choice, यहाँ पे flexibility नहीं होती, यहाँ creativity नहीं होती, problem solving की techniques जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, the possible with possibly some consequences if a choice is not made soon. दोनों जो हमारे पास बार्गेनिंग की टाइप्स हैं, अप्रोचेस हैं, माइंडसेट्स हैं, उनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और अपनी अपनी कंसिडरेशन है। तो लाइकली सोल्यूशन और एंड रिजल्ट की बात करें तो इंटीग्रेटिव इज अ विन विन और डिस्ट्रीब्यूटिव इज अ विन लूज और समटाइम्स लूज लूज। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूड रिलेशनशिप, हमने रिलेशनशिप प्रिजर्वेशन की बात की, तो इंटीग्रेटिव के अंदर हाई होता है, रिश्ता बच जाता है कॉम्प्रोमाइज समहाउ करके, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर रिलेशनशिप प्रिजर्व होने के चांसेस लो होते हैं। देन कंसिडरेशंस के अंदर गोल की बात करें तो कोलैबोरेट एंड जनरेट मल्टीपल ऑप्शंस और सॉल्यूशंस, एक्सपैंड द पाई, गोल ये होता है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर हम क्योंकि कहते हैं जी विन लूज है और विनर टेक्स इट ऑल, स्कैर्सिटी और फिक्स्ड पाई वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे रूल करता है। बार्गेनिंग क्लाइमेट ओपन और कम्युनिकेटिव होता है, क्रिएटिव होता है इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग के अंदर, वेयर एज इन डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग इट इज डिटर्मिनेशन टू विन, विलिंगनेस टू वॉक अवे। आपको रिलेशनशिप से फर्क नहीं पड़ता है तो आप कहते हैं जो मुझे जो है वो मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप सब कुछ करते हैं। अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड की बात करें तो इंटीग्रेटिव जो है वो थरो प्रोसेस है, तो वहाँ पे टाइम ज्यादा चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हमने कहा कि एक या दो सोल्यूशन किए जाते हैं, तो इस वजह से टाइम जो है वो भी कम लगता है। टाइम होराइजन इन कंसिडरेशन, तो करंट और फ्यूचर होता है के अंदर आप सिर्फ अभी का सोच रहे होते हैं, इन लॉन्ग रन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग के अंदर लोग जो है वो नहीं सोचते। स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशन है, फिर हमारे पास प्रोसेस को है इन डिटेल देखते हैं, तो आप यहाँ पे 5 स्टेजेस हैं, फेजेस हैं, जिनमें से गुजर के हम नेगोशिएशन करते हैं। सबसे पहले किसी भी प्रोसेस में हम लोग प्लानिंग की बात करते हैं, देन इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, और फिर इवेलुएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से हमने इस प्रोसेस को लेके चलना है। सबसे पहले हम प्रिपेयर और प्लान करेंगे, clarify what you want and why, establish what you want and why, establish a BATNA. BATNA is best alternative solution to a negotiated agreement. दैट इज द प्लान बी बेसिकली, कि अगर ये नहीं होता तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा, दैट इज योर BATNA, बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। डेवलप अ फ्रेम, क्रिएट अ स्ट्रैटेजी और स्क्रिप्ट। आप, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बार्गेन और नेगोशिएशन के अंदर फर्क ही ये है कि वहां पे हम प्लानिंग के साथ जाते हैं, हम ग्राउंड रूल्स के साथ जाते हैं, हम सोच के जाते हैं कि हमने किन बातों के ऊपर जो है वो बार्गेन करना है,
डिफाइनिंग ग्राउंड रूल्स नंबर 2 पे है सेट एन एजेंडा, अग्री ऑन व्हाट टू डू इफ एन एग्रीमेंट इज नॉट रीच्ड, अगर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा। डिस्कस व्हाट इज एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल, लाइक आप कह सकते हैं कि जी येलिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, आप मेरे ऊपर चीख चिल्ला नहीं सकते हैं, आप मेरे साथ जो है वो तू तड़ा करके बात नहीं कर सकते हैं। आप मेरे साथ अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन रखेंगे, उसके अंदर होल्ड करेंगे, तो फिर भी जो है वो आप कह सकते हैं कि आपके साथ मेरी निगोशिएशन यहीं पे खत्म हो जाएगी। डिस्कस स्टैंडर्ड्स और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया। On number 3, clarifying that and justifying your case, clarify your interests, use a frame to make your case persuasive, convincing, कि आप जो बात कर रहे हैं वो वाकई उस तरह से है। एक्चुअली अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वाली फेज हो गई जहाँ पे हम कर रहे हैं, अपना केस डिफेंड करें, यूज क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड अदर्स इंटरेस्ट, शेयर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स योर केस। फिर हम बार्गेन और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स नॉट पीपल। कौन बात कर रहा है इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बात कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है। फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजिशंस, लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। जब भी निगोशिएट करने के लिए बैठते हैं तो हमारे यहाँ पे एक रूल है जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है विद इन कंपैरिजन टू द आइडियल सिचुएशन, कि हम कहते हैं फलां मौके पे फलां के चाचे के पुत्र ने ऐसे कहा था मेरे चाचे के पुत्र को, तो इस वजह से मैं। if you want to move forward, if you want to do negotiation and reach to a mutually agreeable point, आप किस माइंडसेट से एंटर हुए हैं। अगर तो आप इंटीग्रेटिव माइंडसेट से एंटर हुए हैं तो यू नीड टू लुक फॉरवर्ड, आपको बैकवर्ड नहीं देखना, पास्ट में क्या हुआ उसको नहीं देखना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट पे नहीं पहुंचेंगे, और वो सिचुएशन जो है वो विन लूज, विन विन के बजाय विन लूज, और विन लूज से मेरा ख्याल है कि लूज लूज पे भी मूव कर सकती है। क्रिएट ऑप्शंस for mutual gain, adapt win-win attitude, select minimum options using principles or objective criteria. And the last one is closure and implementation. This is basically इसकी फेज में तो इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड आ रहा है, पर ये बेसिकली क्लोजर और समहाउ आपकी इवैल्यूएशन वाली फेज होती है, कि यहाँ पे जो भी अब हमने बार्गेनिंग से, नेगोशिएशन से डिसाइड किया है सोल्यूशन, जिस भी हम म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट पे पहुंचे हैं उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आते हैं, सबसे जैसे साइन ले सकते हैं कि जी दोनों पार्टीज इस बात के ऊपर अग्री हुई हैं, मुत्तफिक हुई हैं। अग्रीमेंट ड्राफ्ट किया जा सकता है, की पॉइंट जो है वो सबको वर्बली बताए जा सकते हैं समराइज करके कि हमने ये सारा कुछ किया है, और दोनों पार्टीज के जो है उसके ऊपर साइन लिए जा सकते हैं, और फिर उसको रिव्यू भी किया जा सकता है प्रोसेस को, कि क्या चीजें ठीक थी और क्या चीजें नहीं थी, जिनको हम देख सकते हैं। वर्बल नेगोशिएशन के अंदर टैक्टिक्स होते हैं कि शुरू में किस तरह से आप चल सकते हैं, इन सारों को देख लीजिएगा। इवन जब चीजें नहीं आपके हिसाब से जा रही होती हैं, चीजें किसी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रही होती है, तो आप थ्रेटन भी कर सकते हैं, वार्न कर सकते हैं, रिवॉर्ड कर सकते हैं, अगर आप किसी को आप अच्छा मैं इतना कमीशन दूंगा या इतनी बात। नेगोशिएशन म्यूचुअली एग्रीएबल पॉइंट ऑफ व्यू से लाने के लिए डिफरेंट आप तरीके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे सामने। Then we have some strategies for negotiating effectively. There are these 6 strategies if you want to negotiate effectively. Number 1, we have scripting. में प्रिपरेशन में कि आपको एक खाका जरूर तैयार करना है, स्क्रिप्ट तैयार करना है कि व्हाट आर माय बेस पॉइंट्स, मेरे साउंड जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ है, मतलब किस चीज के ऊपर नेगोशिएट करना है। एजेंडा सेटिंग जो है वो की जा सकती है, किस बात के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं, एंकर बेसिकली समहाउ आप डेप्थ को चेक करते हैं, और जिस तरह से शिफ्ट जो है वो एंकर आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा कि जो एक ऐसे बहुत बड़ा लोहे का एक होता है और वो शिप के अंदर से टॉम के ऊपर लेके जाता है, तो दैट इज बेसिकली एंकर, उसको हम कहते हैं। तो एंकरिंग जो है आप अपने आप के कदम जमाने के लिए, और जैसे बोट कहीं पे जब सेल करती है, रुक जाती है जाके किसी पोर्ट पे, तो फिर वहां पे वो उसको एंकर उसको फेंक देते हैं, तो आप भी वहां पे अपने कदम जमाने के लिए और उस जगह की डेप्थ को, उसको सेंस करने के लिए नेगोशिएट इफेक्टिव कर किसी चीज को समझने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।
फिर आप समराइज करते हैं अगर आप किसी सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, एंड देन मैनेज कर रहे हैं टू ऑल द सोल्यूशन रीच कंट्रोल ग्राउंड्स। इसके अलावा आप एडिशनल टिप्स, नंबर वन अभी हमने बात की, जैसे लुक फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड, सेपरेट लोगों के ऊपर फोकस आपका नहीं होना चाहिए, वो क्या बात कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। अडॉप्ट अ विन विन एटीट्यूड, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट। We know, we understand this thing that reactions are impulsive, सोचे समझे बगैर होते हैं। तो negotiation के अंदर you need to respond not react. use a third party, इस third party के अंदर डिटेल के अंदर भी हम आगे जाएंगे कि कौन कौन सी थर्ड पार्टी है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं negotiation के अंदर। चार पार्टीज हैं। इमोशंस एंड डिफेंसिवनेस इन नेगोशिएशन की अगर हम बात करें, इमोशनली लोडेड जब भी कोई आपकी कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन होगी तो वो उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। इमोशंस आर at the core of conflict interactions. They might hinder negotiators from behaving rationally. Research demonstrates that negative emotions create competitiveness, while positive emotion increase cooperation in negotiation. डिफेंसिव होना कि किसी ने मेरे से ये बात की कैसे, कर कैसे ली, वो ऑफेंड हो जाना, is an emotion that is particularly associated with conflict situation and lead us to use protective strategies when negotiating. When we are anxious, fearful, or feel threatened, in the same way as in situations of danger, defensive behavior is automatically triggered. Integrity and ethics in negotiation, that is very important. Ethics, basic जो आपका राइट एंड रॉन्ग है वो ठीक होना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, आप रिएक्ट भी कर सकते हैं बगैर सोचे समझे, लेकिन आपकी अगर बेसिक एथिक्स ठीक है, राइट एंड रॉन्ग की आपकी डिस्टिंग्विशमेंट बिल्कुल क्लियर है, तो आपके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो आसान है। व्हाई डू पीपल इंटेंशनली लाई और डिसीव इन नेगोशिएशंस? अगर आप चाह रहे होते हैं कि आपके फिक्स पाए आपको मिल जाए और आप चाह रहे हैं उसी तरह से हो जाए, तो फिर जो है वो आप अनएथिकली बिहेव कर रहे होते हैं। आप अनएथिकली बिहेव करते हैं और आप झूठ भी बोल सकते हैं। Despite your best efforts in preparing, you might face another party's use of unethical tactics. आप जितना मर्जी अच्छा कर लें, हो सकता है दूसरी पार्टी अनएथिकली बिहेव करिए, झूठ बोल रही है, बातें छुपा रही है, आपके साथ जिस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट के अंदर लेके आ रही है जो हिडन है, जो डिस्कस नहीं की गई। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं या क्या करना चाहिए? इनिशियली आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं टू रिवील द ट्रूथ और मिसिंग, जो आपको लग रही है कि ये सस्पिशियस है कि ये चीज मिसिंग है इसके अंदर से। Inform the other party about the tactic, request a different party to continue negotiations. ये भी हो सकता है sometimes कि कुछ individuals जो हैं वो habitual होते हैं of lying और इस तरह से negotiation को win करने के लिए, तो जिस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव वो हैं उनकी तरफ से वो negotiate कर रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी हम इनके साथ नहीं डील कर सकते, अगर आप हमारी कंपनी के साथ डील करना चाहते हैं तो हमें कोई और इंडिविजुअल टू डील विद। एंड द नेगोशिएशंस इमीडिएटली, बिल्कुल एंड पॉइंट होता है कि जब आपको आप सारा कुछ करके देख लेते हैं और आपको लग रहा होता है कि फिर भी चीजें से उस बिल्कुल इक्वल ओपन ग्राउंड्स पे नहीं आ रही हैं, फिर आप नेगोशिएशन को इमीडिएटली खत्म भी कर सकते हैं। सो वी हैव दीज स्पेशल सिचुएशंस इन नेगोशिएशन जिसमें हम थर्ड पार्टी जो है उसको ऐड कर सकते हैं। और ये थर्ड पार्टी जो है वो कौन कौन हो सकता है? थर्ड पार्टी कैन बी अ मीडिएटर, आर्बिट्रेटर, कंसिलिएटर एंड कंसल्टेंट्स। स्टार्टिंग विद द सिंपलेस्ट वन, कंसल्टेंट्स आर सिंपली द पीपल जो आपको नेगोशिएशन करना सिखाते हैं। वो आपके नेगोशिएशन के अंदर एंटर नहीं होते, आपको उसके अंदर कोई फैसला नहीं कर रहे होते हैं। दे आर जस्ट पीपल जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हाउ टू नेगोशिएट। ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी हु टीचेस एंड एडवाइजेस द नेगोशिएटिंग पार्टीज ऑन स्किल्स एंड टेक्निक्स ऑफ नेगोशिएशन। इसी तरह से फिर हमारे पास जो है वो मीडिएटर आ जाता है। न्यूट्रल थर्ड पार्टी है और वो चाहती है कि आपकी नेगोशिएशन ठीक से हो जाए। आर्बिट्रेटर एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जिसके पास लीगल पावर होती है, आप उसको बीच में बिठाते हैं फैसला करने के लिए और फिर वो लीगली आपको बाइंड करता है कि जो भी डिसीजन वहां पे हो रहा है वो फिर आप उसे पाबंद करेगा, अदरवाइज आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतने पड़ेंगे। आर्बिट्रेटर जो है, जो फर्क है
आर्बिट्रेटर के अंदर बाकियों से कि इसके पास लीगल पावर होती है कि वो आपको अबाइड बाय करेगा कि जो भी डिसीजन होगा आप उसके ऊपर अमल करें। देन वी हैव कंसीलिएटर। बाकी सारों की निस्बत दिस इज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी। दोनों पार्टीज में से किसी एक की ये ट्रस्टेड होती है। दिस इज नॉट अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी नेसेसरीली। ये किसी एक की तरफ से भी हो सकती है, लेकिन ये कोई बड़ा बुजुर्ग जैसे होता है जो पंचायतें बैठती हैं, और इनका काम फैसला देना नहीं होता। इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है, नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो स्मूथ रहे। आप उठ के एक दूसरे का सर ना फाड़ने लग जाए। आप जो भी कोई ग्राउंड रूल्स डिफाइन किए गए हैं आप उनको फॉलो करें। ट्रस्टेड थर्ड पार्टी whose role is to ensure that a steady flow of accurate information exists between the negotiating parties. Then we have जब आपके पास दो से ज्यादा पार्टी आ जाएंगी, इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। वन टाइप ऑफ मल्टी पार्टी negotiation involves three or more sides represented by one or more individuals. Another type of multi-party negotiation is a team-based negotiation, where each side is represented by at least two individuals who work together as a team to achieve the goals and interest within the negotiation. बाकी rules and regulations सारे के सारे उसी तरह से रहते हैं। The last thing here, understand after COVID ये चीज बहुत हर प्रोसेस इसको जरूर डिस्कस करते हैं और पढ़ते हैं। दैट इज द वर्चुअल वन। पहले ये चीजें समझना और ये सोचना कि वाकई में इस तरह से हो सकता है, लगता था कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जो है वर्चुअल नेगोशिएशंस लगता है कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं और हो सकती हैं। Try to meet face to face at least once before or early in the negotiation. Be explicit about the process or procedure to be followed in the negotiation. Ensure that everyone is introduced, his or her roles are clarified. आप देखते हैं कि न्यूज़ चैनल पे अगर वो वर्चुअली उन्होंने किसी को लिया हुआ तो सारे इकट्ठे इकट्ठे बोल रहे होते हैं। आमने सामने बैठ के भी दैट इज़ अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन वर्चुअली तो फिर बिल्कुल ही किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इंटरनेट कनेक्शन चेक करना चाहिए, माइक चेक करना चाहिए, जिस रूम में आपने बैठना है उसकी सेटिंग्स और वो सारा कुछ भी मैटर करता है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से देखनी है। कंप्यूटर के जार्गन जो है वो यूज़ नहीं करने चाहिए। एक्रोनिम्स और इमोशंस दैट मे नॉट बी यूनिवर्सली अंडरस्टूड। हो सकता है आपके कल्चर में, आपके मुल्क में वो हो, दूसरे मुल्क में ना हो। हर एक की बारी मिलनी चाहिए सबको अपनी बात जो है व्यू पॉइंट करने का, शेयर करने का। चेक assumptions and ask questions about what is and is not said. In an email or chat negotiations, what discussed is retained in written form. Remember not to make promises you don't intend to or can't keep. Where non-verbal communication is limited, the temptation to engage unethical behavior may increase, so be wary of this. As with the new tool, your comfort and ability using communications technology may be limited at first. Realize this and allow yourself more time and patience with the process and your role in it. स्पेशली वर्चुअल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आपकी पेशेंस का रोल बहुत ज़्यादा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेगोशिएशन एंड आई होप कि ये क्लियर होगा। लेक्चर सुनने के बाद ज़रूर बताइएगा, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो इंशाल्लाह फिजिकल क्लास में हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।